नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वीडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। आपको हम बता दें, पिछले एक हफ्ते से यह दिल्ली दौरे पर थे। मेरी भी मुलाकात आज काफ़ी दिनों के बाद इनसे हुई है। अभी थोड़ी देर पहले जब विधानसभा का सत्र आज का ख़त्म हुआ, स्थगित हुआ, उसके बाद मैं जब अपने दफ्तर पहुँचा तो इनसे मुलाकात हुई। लंबे दिनों से आप दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली में कई लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई, खैर वो बात अलग है। इस दौरान बिहार में भी कई सारी खबरें जो हैं वो सुर्खियाँ बटोरते रही। सबसे बड़ी सुर्खियाँ बटोरी उस खबर ने ILSP का विलय हो गया जेडीयू में। नीतीश कुमार ने गले लगाकर उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी के अंदर लाया है और आते के साथ ही संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, ये कहकर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर हो चुका है कागज पर जी। तो इन खबरों की क्या कुछ चर्चे थे दिल्ली में क्या चर्चाएं हो रही थी जेडीयू को लेकर? देखिए, दिल्ली में बड़ी चर्चा हुई आलोक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और लगातार चर्चा हो रही है। 14 मार्च को ये विलय हुआ रालोसपा का जेडीयू में, और उसी शाम को मैं IIMC गया था। IIMC के बारे में आप जानते हैं, देश में सबसे बड़ा संस्थान है पत्रकारों के लिए, जहाँ से कई बड़े पत्रकार, नामचीन पत्रकार आए, पढ़कर आए। हालांकि मैं उसका एलुमनाई नहीं हूँ, लेकिन उस दिन IIMC में शाम को लिट्टी चोखा पार्टी थी, तो कई जानने वाले थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं चला गया था। और वहाँ देश भर के कई बड़े पत्रकार जुटे हुए थे लिट्टी चोखा पार्टी में। जैसे ही मेरी मुलाकात हुई, खबरें दिन से आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय, मतलब रालोसपा का विलय जेडीयू में हो गया। तो लोगों ने मुझसे मिलते ही, चूंकि मैं बिहार से था, वहाँ भी बिहार से कई लोग थे जो बिहार के ही हैं लेकिन दिल्ली में रह गए हैं, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, क्या उपेंद्र कुशवाहा आगे चलकर जेडीयू के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय 2025 की बात है। 2025 की बात। तो मेरे दिमाग में यह बात तब आई। मैंने कहा, देखिए, दिल्ली वालों ने क्या क्या सोचना अभी से प्रारंभ कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा आगे चलकर नीतीश कुमार का स्थान ले सकते हैं, बशर्ते नीतीश कुमार अपनी मर्जी से सीटें, मतलब मुख्यमंत्री की दावेदारी छोड़ने को तैयार हो जाए। तो देखिए, ये बड़ी बहस दिल्ली में शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लाया गया। उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ लाया ही नहीं गया, आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलकम मिला, मतलब गर्मजोशी के साथ स्वागत, गर्मजोशी के साथ। और नीतीश कुमार ने उनकी हैसियत के बारे में बात कही, और ऐसा विलय या ऐसा मिलन समारोह जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विलय के बाद या मिलन के बाद जेडीयू दफ्तर में लंच की व्यवस्था की गई हो, शायद आपने पहले नहीं देखा नहीं थे। मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। उस दिन नीतीश कुमार पहले से आकर दफ्तर में बैठे हुए थे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा बाद में आए। अच्छा, ये भी आप देखिए। दूसरी बात, आप ललन सिंह ने उनका स्वागत भी किया, गुलदस्ता देकर, खुद बाहर तक गए। दूसरी बात आप और गौर कीजिए कि कल पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार किसी पार्टी के विलय या किसी के मिलन समारोह के बाद उनके समर्थकों के साथ अलग बैठक कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार ने इतनी तवज्जो दी उपेंद्र कुशवाहा को कि वे सिर्फ उनसे ही नहीं मिले, अब मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर उनके समर्थकों, जो उनके बिल्कुल करीबी लोग हैं, उनसे भी उन्होंने 1-to-1 बातचीत की, और उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि RCP सिंह नहीं आए, और इसे लेकर कई चर्चाएं भी हैं। उस पर सवाल हम करेंगे। हाँ, ठीक है, आप सवाल करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर आपने यह स्पष्ट कर दिया कि आगे आने वाले चुनावों में जो भी टिकट का फैसला होगा, सिंबल पर साइन उपेंद्र कुशवाहा का होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल गई। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो बात कही जा रही थी कि संगठन में उन्हें बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है, तो वो उन्हें प्राप्त हो गया है। हालांकि कई लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन नीतीश कुमार जब फैसला करते हैं तो फैसला करते हैं। और जब दिल्ली में लोगों ने यह सवाल हमसे पूछा कि क्या आगे चलकर वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं जेडीयू के भीतर से नीतीश कुमार की मर्जी से, तो मुझे वो बात याद आ गई कि जब नीतीश कुमार की पहली बार मुलाकात विलय को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी, तो शायद नीतीश कुमार ने यही कहा था कि अब मेरा क्या, आगे तो आप लोग ही है ना, तो आगे तो आप लोग ही है ना। अब आप लोग में यह बड़ी बहस छिड़ गई कि उपेंद्र कुशवाहा को और बड़ी जिम्मेवारी क्या 2025 के पहले मिल सकती है नीतीश कुमार की मर्जी से। अब लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी से देखिए, नीतीश कुमार ने जब RCP सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था जेडीयू का, तब यह समझा गया था कि
अगली बारी आरसीपी सिंह की ही है। लेकिन अब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दो हैं। देखिए आरसीपी सिंह, इस पर जब आप कह रहे हैं तो एक सवाल होता है जी, हम उतार चढ़ाव को लेकर भी आपसे सवाल पूछते हैं कि हाँ ठीक है आप बताएं विस्तार से पहले आप ये भी सुनिए कि उतार चढ़ाव अप एंड डाउन की जो पॉलिटिक्स होती है ये भी होती है, तो चर्चाएं इसकी भी हो रही हैं कि हाँ देखिए भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिलन समारोह हुआ, सब कुछ हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, अब तक उनका कोई बयान सामने निकल के नहीं आया है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद उतार चढ़ाव की स्थिति भी हो रही है जेडीयू के भीतर? नहीं, उतार चढ़ाव की स्थिति तो देखने को मिलेगी ना। सिर्फ आए नहीं, 2 दिनों के भीतर ही उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत कर दिया गया। आप 2013 को भी याद कीजिए, जब नीतीश कुमार से नाराज होकर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए थे, और जब फिर मिले तो जो सबसे पहला विकल्प जेडीयू के पास मौजूद था बिहार विधान परिषद में सदस्य बनाने का, वह उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया गया। देखिए उपेंद्र कुशवाहा का बिहार विधान परिषद का सदस्य बन जाना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन सरकारी सुख सुविधाओं के ख्याल से उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई है, उन्हें यह मौका दिया गया ताकि उन्हें पटना में बंगला मिल जाए, फिर लोगों से मिलने जुलने। चर्चाएं तो इस बात की भी शुरू हो गई है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। नहीं, संभव है, लेकिन अभी देखिए मुझे लगता है संगठन की जिम्मेवारी जब दी जा रही है तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि संगठन पर अधिक फोकस करें, ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और जहां तक आरसीपी सिंह की बात है, देखिए आरसीपी सिंह मूल रूप से ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वे पहले आईएएस अधिकारी थे, नीतीश कुमार के आप सचिव बने, प्रधान सचिव बने, और बाद में इस्तीफा देकर राज्यसभा के मेंबर बने, और बाद में वो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, उनके जीन में राजनीति है, उन्होंने राजनीति ही शुरू की है और राजनीति से ही आगे बढ़े हैं। तो इसलिए देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज जब मैं पटना की सड़कों पर था तो मैंने देखा कि संजय सिंह जो विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं, उनके लिए तमाम पोस्टर्स लगा दिए गए। आज उस पोस्टर्स में मुझे उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं दिखाई पड़ी, उसमें आरसीपी सिंह और वशिष्ठ नारायण सिंह की तस्वीर दिखाई पड़ रही थी नीतीश कुमार के साथ। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप याद रखिए कि जो पटना में जेडीयू के पोस्टर्स दिखेंगे उनमें टॉप पोजीशंस में आपको उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर भी दिखाई पड़ेगी। यह जो उतार चढ़ाव है या बढ़ता हुआ कद है उपेंद्र कुशवाहा का, इससे साफ परिलक्षित होगा। देखिए जो चर्चाएं हो रही हैं हम वो अलग विषय भी है, अप एंड डाउन की स्थिति पर भी हमने चर्चा किया। अब सोशल मीडिया को हम चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं कह सकें तो आपने आगाज़ भी किया, लाइव चीज़ को बना करके हम लोग भी फिर उससे जुड़े काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अगर चश्मे से हम देखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार भी कई बार कहते हैं संगठन की मीटिंग भी होती है तो कि सरकार के कामकाज को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए, तो सोशल मीडिया के बहाने आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का जो स्ट्रैटेजी बन रहा है, कैसे बन रहा है? देखिए आज आपसे जब मुलाकात हुई इसके पहले मैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स हैं, चाहे वो लाइव सिटीज के पोस्ट पर हो या वीडियोस पर हो या फिर दूसरे चैनल्स के हो, मैं उन्हें लगातार पढ़ रहा था। मैंने कई सौ कमेंट्स देखे और जो कमेंट्स थे उससे यह स्पष्ट हुआ कि नीतीश कुमार ने यह चाल चलकर, नीतीश कुमार ने अपने साथ उपेंद्र कुशवाहा को लाकर बिहार में लव कुश के समीकरण को फिर से मजबूत कर लिया है, इंटैक्ट कर लिया। अब इसमें कोई चुनौती उनके सामने नहीं बची है और लव और कुश दोनों इस फैसले से, दोनों जो समूह है, दोनों जो जातीय ध्रुवीकरण है, वह इस फैसले से बहुत ही खुश दिख रहा है। तो ये नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि है जो छेद बीच में दिखाई पड़ रहा था, जिसके कारण 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान भी झेलना पड़ा। वह अब यह नुकसान लव कुश समीकरण के बिखराव के रूप में दिखाई आपको नहीं पड़ेगा। हालांकि हाँ, बिखराव नहीं होगा, हम मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैर यादववाद जो राजनीति है या अति पिछड़ा और पिछड़ा को इंटैक्ट करने की बात, हम आपको इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ रहे हैं। पिछले दिनों जब आपने देखा मुकेश सहनी एक मामले में फंस गए, जब उनके भाई ने सरकारी कार्यक्रम को अटेंड किया था, उस वक्त नीतीश कुमार खुद सामने से आए, फ्रंट फुट पर आया और उन्होंने जवाब दिया कि हाँ गलती ऐसी हुई होगी लेकिन ऐसी नहीं होगी, और मुकेश सहनी ने भी खेत प्रकट किया, तुरंत मीटिंग हुई। तो गैर यादववाद राजनीति जो है शुरू हो गई है, अति पिछड़ा को इंटैक्ट करने की जो कवायद थी वो शुरू हो गई है 2025 के लिए और 24 के लिए। नहीं आलोक, ये राजनीति आज नहीं शुरू हुई है। ये राजनीति तो 1994 में ही जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे तब शुरू हो गई थी। वो जाकर जो फलीभूत हुआ वो 2005 में हुआ। तो जब नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए थे तभी उन्होंने अपनी राजनीति की राह तय कर ली थी और राजनीति किस रास्ते आगे चलनी है वो राह तय हो गई। बीच में 2.5 साल एक हुए थे। हाँ ठीक है, बीच में हुए थे, जब हुए थे तो हुए थे, लेकिन
जो आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार और जेडीयू को इस बात की जानकारी है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यादव वोट नहीं मिल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार यह मानते हैं कि जब हमने यादव उम्मीदवार उतारे हैं एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर, जीत हमारे उम्मीदवार की हुई है। चाहे आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिए मधेपुरा में क्या हुआ, पप्पू यादव लड़ रहे थे, शरद यादव लड़ रहे थे, लेकिन जीते दिनेश चंद्र यादव ही। और आप बांका में देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण यादव की हार हो गई, गिरिधारी यादव की जीत हुई। तो ये नीतीश कुमार जानते हैं, तो खैर जीते ही हैं। विजेंद्र यादव भी तो आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं बड़े फलक पर लोकसभा की बात कर रहा था। तो नीतीश कुमार को यह पता है कि यादव वोट हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, उनके वोट बैंक की राजनीति हम नहीं साध सकते हैं। ऐसे में बिहार की सत्ता और बिहार की सियासत को अपने पक्ष में रखने के लिए उन्होंने गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा को गोलबंद करने का प्रयास शुरू से किया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। पिछड़ा और अति पिछड़ा, इसीलिए आप मुकेश सहनी की बात कर रहे थे, जब मुकेश सहनी पर सवाल उठा तो मुकेश सहनी का बचाव उन्होंने किया। और नीतीश कुमार इस रास्ते में ही जितने कील कांटे जो बीच में आ गए थे कि कोई इधर बिखर रहा था, कोई उधर बिखर रहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा को लाकर उन्होंने सब कुछ समेटने की कोशिश की है। क्योंकि उनके सामने ये चुनौती थी कि गैर यादव पिछड़ा अति पिछड़ा को यदि हम समेट रहे हैं तो जो कुशवाहा, जो मेरा आधार वोट रहा है, वह न बिखर जाए, जो बिखरता हुआ दिख रहा था। तो इस बिखराव को रोकने की दिशा में उन्होंने बड़ी कोशिश की है और इसमें कामयाबी भी मिली है। कोशिश तो की है। अब एक कड़ा सवाल इसमें यह आता है, निकलता है, आपने देखा होगा पिछले दिनों राज्यपाल कोटे से जो बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए मनोनयन हुआ जी, 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 6 जेडीयू के खाते में गए। आपको लगता है कि जेडीयू पर थोड़ा फर्क पड़ा इस सीटों के चयन, मतलब उम्मीदवारों के चयन के बाद? संजय सिंह को बनाया गया, संजय गांधी को बनाया गया, ललन सराफ को भी बनाया गया, ठीक है, अशोक चौधरी का बना तो पहले से तय था, लेकिन कई लोग अब नाराज़ हो गए हैं। राजीव रंजन नाराज़ हो गए, एक तरह से सके तो अजय आलोक भी नाराज़ हैं, तो नाराज़गी भी भीतर में होनी शुरू हो चुकी है। देखिए, 6 अनार था और 100 बीमार थे, तो नाराजगी तो राजनीति में कहा जाता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे को भी बनाया जाएगा। देखिए, नाराजगी चलती रहती है, लेकिन यदि आप मनोनयन में आप पहले देखिए, नीतीश कुमार ने वो जीत हासिल करी कि हम बीजेपी से कम सीटें नहीं लेंगे। हाँ, विधानसभा में कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार ने बीजेपी से बराबरी की सीटें हासिल की, 6 + 6 12 हुए। तो नीतीश कुमार ने अपने को नीचे नहीं होने दिया। दूसरी बात कि इस दफे जो 6 सदस्य मनोनीत किए गए जेडीयू से, ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार की पसंद के लोग हैं। इसमें कोई लेफ्ट राइट वाले नहीं है, तो पूरा नीतीश कुमार के ही पसंद है। आप यदि देख लेना, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार ने मौका दिया, संजय गांधी जो क्या किस रूप में जाने जाते हैं, वो इस रूप में जाने जाते हैं कि न बुरा देखते हैं, न बुरा सुनते हैं, न बुरा कहते हैं, वो सिर्फ वही करते हैं जो नीतीश कुमार कहते हैं। और ये वो मैन है, वो व्यक्ति हैं जिनके पास नीतीश कुमार के निर्देश के अलावा किसी दूसरे का हुक्म नहीं चलता है। संजय गांधी का संदेशा आपके पास पहुंच गया तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का संदेशा ये है। ललन सराफ सीधे नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, राम बच्चन राय नीतीश कुमार की पसंद हुए, संजय सिंह आप याद कीजिए 3 साल पहले उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, किस तरीके से उन्हें टिकट काटा गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने उनकी वफादारी को समझा और फिर मौका दिया। तो जो लेफ्ट राइट से जो कई नाम चल रहे थे, उन नामों को इस बार सहमति नहीं मिली, ठीक है ना। इसलिए भी आप जेडीयू के भीतर उतार चढ़ाव की जो बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव नीतीश कुमार की ही चली है, बाकी किसी की शोर सिफारिश, बाकी किसी की। देखिए, आप जब संजय सिंह का नहीं हुआ था 2018 में, तो रामेश्वर प्रसाद महतो को लाया गया था, माना यह जा रहा था कि बहुत बड़ा कुछ खेल कर देंगे, वो कुशवाहा राजनीति में नहीं कर पाए। तो नीतीश कुमार ने इस बार सिर्फ अपना मन चलाया है और फैसले भी तुरंत लिए। रात को कैबिनेट से पास हुआ, सुबह में नॉमिनेशन हुआ, उसी दिन शपथ हो गया, सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, पता ही नहीं चला, किसी को वक्त दिया ही नहीं गया कि आप बहुत सारी लॉबी कर लीजिए, बहुत सारे। तो 6 अनाथ थे, 100 बीमार होंगे, 600 बीमार थे। तो अब ये सारी बातें राजनीति में चलती रहती है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मन का किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि पटना से लेकर दिल्ली तक यह बात चर्चा में आने लगी है कि क्या आगे आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं जेडीयू की ओर से। नीतीश कुमार क्या अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं,
हालांकि मुझे वो दिन भी याद है कि जब प्रशांत किशोर आए थे तो कहा जा रहा था कि वो नंबर 2 हो गए हैं। आरसीपी सिंह भी जब नेशनल प्रेसिडेंट बने तब भी उन्हें उत्तराधिकारी माना गया। अब उपेंद्र कुशवाहा नए नए आए हैं तो उनके बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं, वे कब क्या करेंगे, सस्पेंस फिल्म डायरेक्टर है। हाँ, इसमें कोई शक कब नहीं कौन है। सा फैसला ले लें किसी को हाँ। पता नहीं चलता। बहरहाल इस चर्चा में बनाने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिने जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। जब हफ्तों के बाद दिल्ली से लौटे हैं तो दिल्ली में क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, क्या पॉलिटिकल गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, उसके बारे में खूब बतलाया है। बहरहाल ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पॉलिटिकल किस्सों से हम आपको रूबरू कराते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।